हेलो गाइस। सो कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक चीजें देखी थी डिजास्टर मैनेजमेंट की। हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं, राइट, जिसके लिए हमें डिजास्टर के लिए इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि उसको हम प्रॉपरली जो लॉस है उसको कम कर सकें, राइट। तो टर्म है एक डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, मैंने आपको कल तीन चीजें बताई थी। किसी भी डिजास्टर को आप मैनेज कैसे करेंगे, राइट। तो वेदर इट वुड बी प्री डिजास्टर, एक तो डिजास्टर के पहले आप कुछ चीजें कर सकते हैं, ताकि डिजास्टर को रोका जा सके। एक डिजास्टर के टाइम पर आप कुछ कर सकते हैं, और एक डिजास्टर के बाद आप कुछ कर सकते हैं, राइट। तो पहला है आपका प्री डिजास्टर। प्री डिजास्टर में सबसे पहला काम जो होगा वो है मैपिंग का। मैपिंग का मतलब कि कौन सी जगह पर हजार्ड्स ज्यादा आते हैं, कौन सी जगह पर कम आते हैं, कितना फ्रीक्वेंटली आते हैं, है ना। वो हमें पहले ही मैप करके रखना पड़ेगा। पहले एक डेटा तैयार होना चाहिए हमारे पास। डेटा एक बार तैयार हो जाए उस हिसाब से फिर हमें कुछ नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने होंगे, जैसे कि लॉज बनाने होंगे, है ना। कि अगर अर्थक्वेक प्रोन एरिया में सारे बिल्डिंग्स में जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल, सॉरी नॉट प्रोन, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल लगा हो, ठीक है। एफॉरेस्टेशन ज्यादा से ज्यादा हो, फ्लड रोकने के लिए एम्बैंकमेंट हो, है ना। तो इसके अलावा वेटलैंड्स भी बनाए जाए, वेटलैंड्स का इंक्रोचमेंट कम से कम हो, राइट। ये आपका प्री डिजास्टर रिस्पॉन्स हो जाएगा। ड्यूरिंग डिजास्टर आप क्या कर सकते हैं कि कम से कम सफरिंग हो, कम से कम लॉस हो, राइट। उसके लिए अर्ली वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम ये आपका हो जाएगा प्री डिजास्टर में। बट उसके बाद भी कुछ ऐसी जरूरत होगी, उसके लिए आप क्या करेंगे, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर्स, ये सारी चीजें आप तैयार रखेंगे, ठीक है। आप यानी कि आम जनता और गवर्नमेंट, राइट। पोस्ट डिजास्टर में क्या आएगा कि गवर्नमेंट जो है, जहां पर भी जो भी डिजास्टर प्रोन एरिया है, जहां पर डिजास्टर अफेक्टेड एरिया है, वहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करेगी, रिहैबिलिटेशन का काम करेगी और रिकंस्ट्रक्शन का काम करेगी, ठीक है। अच्छा, अब डिजास्टर रिडक्शन प्लानिंग हम थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है, राइट। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहला काम क्या होगा अगर कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी तो रिस्क का असेसमेंट किया जाएगा, है ना, कि कहाँ पर कितनी समस्या हो सकती है। असेसमेंट के बाद वहां पे लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, है ना, कि यहाँ पर ये डिजास्टर आ सकता है, आप किस तरीके से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो है, जो भी गवर्नमेंट जो है प्री स्ट्रक्चरल मेजर्स लेगी। प्री स्ट्रक्चरल मेजर्स का मतलब कि गवर्नमेंट जो भी लॉज बनाएगी, राइट, जो भी रूल्स बनाएगी डिजास्टर को मैनेज करने के लिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना जरूरी है, ठीक है। मोस्ट क्रिटिकल है आपका अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिससे कि क्या होगा, कोई भी डिजास्टर आने से पहले 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे पहले जनता को बता दिया जाएगा, राइट। यूज ऑफ नॉलेज, यानी कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सारी चीजें पहले से बता के रखी जाएगी, और जो भी पब्लिक है उनको क्या किया जाएगा, अवेयर किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि डिजास्टर जब आए तो खुद को कैसे बचा सकते हैं, राइट। मे बी आपके स्कूल्स वगैरह में बचपन में कराया जाता रहा होगा, है ना। अच्छा, सो ये है आपका डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड प्लानिंग, राइट। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर 10 पॉइंट एजेंडा डिस्कस करते हैं। देखिए, ये सारी चीजें मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, एक हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना, कल। तो उस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा डिजास्टर के बारे में, तो बेसिकली पूछेगा, किसी डिजास्टर के बारे में पूछेगा तो आपको डिजास्टर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, जो भी वो पूछ रहा है एग्जाम में, है ना। इसके अलावा आप क्या करेंगे, कोई रीसेंट एग्जाम्पल पिछले 1 साल में, 1.5 साल में जो एग्जाम्पल होगा आप वो देंगे। जो भी उस पर्टिकुलर डिजास्टर का रीजन होगा आप वो रीजन बताएंगे, है ना। और इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या कर रही है ना। तो एक दो बेस, जो मैं आपको एक बेस दे दूंगी, राइट, कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, राइट, तो वो आप वो लिखेंगे। और इसी के साथ जो
करंट डेवलपमेंट्स जो भी होंगे जो गवर्नमेंट कर रही है, राइट, आप वो लिखेंगे। मैं आपको कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी बताऊंगी कि गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसमें क्या क्या कमियां हैं, वो कमियां भी आप जो आंसर में लिखेंगे, राइट। तो एक बार आपको मैं बेस दे दूंगी, उसके बाद आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहिएगा और उसको जो है आंसर में उसको आप इंक्लूड करते रहिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट 2016 में PM 10 पॉइंट एजेंडा जो है वो आया था, ठीक। आ, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने 10 पॉइंट्स दिए थे डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। तो कौन कौन से ये 10 एलिमेंट्स है? ऑल डेवलपमेंट सेक्टर्स मस्ट इम्बाइब द प्रिंसिपल ऑफ डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं, जहां पर भी कोई भी काम हो रहा है, कोई भी मेट्रो सिटीज है, तो वहां पर क्या होना चाहिए, वहां पर जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए वो लिए जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिस्क कवरेज मस्ट इंक्लूड स्टार्टिंग फ्रॉम पुअर हाउस टू SME टू मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन टू नेशन स्टेट्स, राइट। तो रिस्क कवरेज जो है यानी कि जो इंश्योरेंस है वो सबका होना चाहिए, राइट। तो अगर कोई पुअर पर्सन इंश्योरेंस नहीं कर पाता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जन धन योजना और जो सुरक्षा बीमा योजना गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके तहत गवर्नमेंट जो है वो सबको इंश्योर कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वुमेन लीडरशिप एंड ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट, राइट। तो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए विमेन लीडरशिप काफी जरूरी है, बिकॉज विमेन आर मोर सेंसिटिव इन नेचर, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या विमेन इंजीनियर्स को तैयार करने की जरूरत है ना। इसके साथ ही साथ जो भी आपका जो गरीब तबका है, जो पुअर पीपल है, राइट, जो BPL सेक्शन है हमारा, वहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप क्रिएट करने की जरूरत है, ताकि वो आसपास अवेयरनेस क्रिएट कर सके एंड एट द सेम टाइम आसपास के लोगों को मिला करके, है ना, लाइवलीहुड के लिए वो अपना काम कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्ट इन रिस्क मैपिंग ग्लोबली टू इम्प्रूव ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड डिजास्टर रिस्क। तो बेसिकली रिस्क मैपिंग जो शुरू से चलता आ रहा है ना, कि रिस्क मैपिंग करनी चाहिए, उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, और ज्यादा R&D करनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ कुछ नई टेक्नोलॉजी को भी गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट का एफर्ट्स जो है वो और ज्यादा अच्छे हो सके, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टेक होल्डर्स साथ मिल करके गवर्नमेंट को काम करना चाहिए डिजास्टर रिलेटेड इश्यू के ऊपर, राइट। इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बिल्ड ऑन लोकल कैपेसिटी एंड इनिशिएटिव एंड टू इनहेंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। तो जो हमारी लोकल कम्युनिटी है ना, उनको अवेयर करना चाहिए, उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, जहां पर स्पेशली जहां पर रेगुलर डिजास्टर आते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है, और साथ ही साथ जो है वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उनके उनको देखते हुए कि वहां पर क्या काम हो रहा है ना, जो भी वहां पर नई टेक्नोलॉजी आई है, जो भी वहां पर नई चीजें जो भी वहां पे की जा रही हैं टू प्रोटेक्ट डिजास्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, वो चीजें हमें सीखनी चाहिए और हमें इनकलकेट करना चाहिए, राइट। अब इंडिया में कुछ लीगल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं डिजास्टर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो है एक मैनेजमेंट सेल सेटअप किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर, ठीक है, सॉरी, ऑलराइट। इसके बाद जो है 1990 में इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन सेलिब्रेट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ये क्यों किया गया था? बेसिकली जस्ट टू क्रिएट द अवेयरनेस, ऑलराइट। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो 2005 में इनएक्ट किया था, ताकि जो सेंट्रल सेंटर की हेल्प से स्टेट बॉडी और जो लोकल बॉडीज हैं वो एक फ्रेमवर्क तैयार कर सके, ताकि डिजास्टर से खुद को बचाया जा सके, ठीक है। तो इस एक्ट के तहत 3 बॉडीज बनाई गई थी: नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेंट्रल लेवल पर, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी स्टेट लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है।
अच्छा, फिर एक एक करके हम जो भी लीगल मैकेनिज्म है, जो भी हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी बॉडी है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो भी हमारे पास सेंट्रल बॉडी है, स्टेट बॉडी है, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। राइट। तो फर्स्ट है आपका नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है। अच्छा, दिस इज चेयर्ड बाय होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर जो है इसका, होम मिनिस्टर जो है, आप कह सकते हैं कि इसका इसका चेयरमैन होते हैं। ठीक है। और इसका मेजरली फंक्शन क्या है? जो भी डिजास्टर रिस्क, डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे कंट्री में हो रहा है ना, उसका रिव्यू करना। ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है ना, जैसे अर्थक्वेक के लिए गवर्नमेंट ने रेट्रोफिटिंग शुरू की है, रीस्ट्रक्चरिंग शुरू की है, और नेशनल बिल्डिंग कोड लेके आई है गवर्नमेंट, तो उस पर क्या प्रोग्रेस है ये रिव्यू करने का काम किसका है? एनपीडीआरआर का। राइट। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब ये जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के बाद जो है ये बनाया गया था। राइट। और इसका चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर है हमारे। ठीक है। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन भी सेम है कि जो भी डिजास्टर से, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी काम होगा वो इसको अप्रूव करेंगे। ठीक है। जो भी इमरजेंसी मेजर्स लेने होंगे वो इनके अप्रूवल के बिना नहीं होंगे, है ना। या फिर जो भी अगर कोई रिलीफ मटेरियल्स मंगवाने होंगे, है ना, जैसे कहीं पे अगर फ्लड आ गया है, राइट, तो वहां पर अगर कोई भी रिलीफ रिलीफ मटेरियल्स मंगवाने होंगे, फूड मंगवाना होगा, राइट, तो ये सारा काम कौन करेगा? डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है। एट द सेम टाइम अगर इनको कहीं पर डिजास्टर आ रखा है ना, कहीं पर डिजास्टर आया हुआ है, तो ये जो है वो डिप्लॉयमेंट करेंगे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स फोर्स का। ठीक है। कहीं पे भी डिजास्टर आता है तो आपने देखा होगा कि जो एनडीआरएफ के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे फोर्स के लोग हैं, वो जाते हैं, है ना, हेल्प करने के लिए लोगों को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए। राइट। तो एनडीआरएफ जो है वो भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर ही आता है। ठीक है। अच्छा, अब ये सेम चीजें आपको स्टेट में भी दिखेंगी। ये तो मैंने सेंटर लेवल की बात की, बट स्टेट लेवल पर भी होता है। ठीक है। स्टेट लेवल पर भी होता है। जैसे कि आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, बस ये आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। ठीक है। सेंटर ये स्टेट लेवल पर काम करता है ना। जो भी गवर्नमेंट ने लॉज बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम, उसको रिव्यू करने का काम, राइट, इमरजेंसी मेजर्स लेने का काम स्टेट लेवल पर एसडीएम में करता है। ठीक है। उस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन करता है? डीडीएम में, है ना, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करता है, और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एसडीएमए के चेयरपर्सन कौन होते हैं? चीफ मिनिस्टर। ठीक है। फिर 2016 में ही गवर्नमेंट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान गवर्नमेंट लेकर के आई, और ये बेसिकली जो है वो सेंडाई फ्रेमवर्क से अलाइन था, है ना। सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे जो भी, जब जब हम इंटरनेशनल जो भी एफर्ट्स हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जब हम वो पढ़ेंगे, तब हम सेंडाई फ्रेमवर्क, योकोहामा फ्रेमवर्क, सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो बेसिकली एक ग्लोबल एफर्ट है, राइट। तो ताकि एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जा सके, राइट। तो इन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया था, एक गाइडलाइंस दी थी। उस गाइडलाइन के हिसाब से ग्लोबली सारे कंट्रीज को अपना अपना प्लान तैयार करना था। ठीक है। तो इसको अलाइन करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016 में बनाया, है ना, गाइडलाइन जारी की। और एट द सेम टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि एनडीएमपी जो हम रिलीज कर रहे हैं, ये आपका एसडीजी, पेरिस अग्रीमेंट और क्लाइमेट चेंज, इन सब को ध्यान में रखते हुए हम ये कर रहे हैं। ठीक है। 2019 में एक नया प्लान आया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। ठीक है। 16 के बाद 19 में भी प्लान आया, और इसमें जो है वो क्लाइमेट चेंज को भी इंक्लूड किया गया डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर। गवर्नमेंट ने ये कहा कि क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अ डिजास्टर, और हम जो है
जो भी स्टेप्स लेते हैं डिजास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना, वो सारे स्टेप्स हम क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए भी लेंगे। ऑलराइट। नाउ व्हाट आर द 5 थीमेटिक एरिया एज पर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016, है ना। तो पहला है आपका, सबसे पहले तो रिस्क को समझना पड़ेगा, है ना, कि कहाँ पर क्या रिस्क आ सकता है। वहां के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लाना पड़ेगा, हजार्ड का असेसमेंट करना पड़ेगा, मैपिंग करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, है ना, R&D करनी पड़ेगी, रिसर्च करना पड़ेगा। राइट। तो ये सारी चीजें हैं आपका अंडरस्टैंडिंग रिस्क में आएंगी, है ना। तो ये पहला स्टेप है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान का। राइट। नेक्स्ट है आपका इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। अब होता क्या है कि हमारे पास सफिशिएंट प्लान्स है ना, हमारे पास जो है वो सफिशिएंट स्टेक होल्डर्स भी हैं, बट कई बार क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता, है ना। कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। राइट। कोई सब सोचते हैं कि जैसे एनडीए में सोच रही है कि यार एसडीए में कर दे, एसडीए में सोच रही है कि डीडीएम में कर दे। राइट। तो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए इंटर एजेंसी में, ये डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के तहत लाया गया। ठीक है। हालांकि लाया तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये तो कॉमन सेंस की बात होती है कि अगर कोई एक डिजास्टर आया हुआ है, सबको मिलके ही काम करना चाहिए। बट इंडिया में हर चीज एक बार लिख के देनी पड़ती है ना। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टिंग इन DRR। राइट। तो डिजास्टर के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। राइट। स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने चाहिए, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लेने चाहिए। राइट। स्ट्रक्चरल मेजर्स मतलब कि नई टेक्नोलॉजी का इक्विपमेंट करना चाहिए, है ना, ताकि डिजास्टर के रिस्क को कम किया जा सके। ठीक है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलप किया जाए, वो कुछ इस तरह से डेवलप किया जाए कि वहां पर जो है डिजास्टर प्रोन ना हो वो, राइट, डिजास्टर रेजिस्टेंट वहां पर मटेरियल वहां पर यूज किए जाए। ठीक है। फिर आपका नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स सारे जो है लॉज बनाए जाए, जैसे कि आपका बिल्डिंग कोड हो गया ना, नेशनल बिल्डिंग कोड, कि जो भी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी वो डिजास्टर रेजिस्टेंट, सॉरी, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कैपेसिटी डेवलपमेंट। तो लोगों को अवेयर करना चाहिए। आप थोड़ा ध्यान देंगे तो घूम फिर के एक ही बात की जा रही है हर हर जगह पर। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप और एग्जाम में भी यही करना, आपको यही बातें घुमा फिरा के आपको लिखनी है ना, जब भी वो पूछेगा कि क्या एक्शंस लेने चाहिए तब। ठीक है। ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी जगह हैं जहां पर डिजास्टर आ सकता है। ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिडक्शन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने एक रिपोर्ट जारी की थी, और उसके अकॉर्डिंग जो है इंडिया जो है मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री है। ठीक है। राइट। मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्री है। हमारे यहाँ 28 स्टेट्स हैं, है ना, और 8 यूनियन टेरिटरी है। उनमें से 28 डिजास्टर प्रोन है हमारे यहाँ। राइट। अलग अलग जगह पर अलग अलग डिजास्टर आते हैं हमारे यहाँ। ठीक है। जैसे कि कोस्टल एरियाज में साइक्लोन हो गया, सुनामी हो गया, हिमालयन एरिया में अर्थक्वेक हो गया। राइट। अच्छा। तो इसमें से देखिए कि 85% जो हमारी कंट्री है वो वल्नरेबल है ना, और वहां पर मल्टीपल डिजास्टर भी आ सकते हैं, मतलब साइक्लोन अर्थक्वेक एक साथ भी आ सकता है। ठीक है। और 57% एरिया हमारी कंट्री का ऐसा है जो कि सिस्मिक जोन में है ना। तो ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी, तो कौन कौन से एरिया सिस्मिक जोन में है, जहां पर प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, है ना, जहां पर प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, वहां पर क्या होगा, वो एरिया जो है वो सिस्मिक जोन में आपका आएगा। ठीक। अच्छा। 40 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया है हमारा, वो फ्लड प्रोन एरिया है। फॉर एग्जाम्पल यूपी, बिहार, है ना, ये जो कुछ एरिया है, वेस्ट बंगाल, असम, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंट फ्लड देखने को मिलेगा। ठीक है। जो आपका कोस्टल रीजन है, लाइक तमिलनाडु, उड़ीसा, तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ आपको साइक्लोन देखने को मिलेगा। ठीक है। 68% जो एरिया है हमारा ससेप्टेबल टू ड्रॉट है। फॉर एग्जाम्पल आपका मराठावाड़ रीजन हो गया। ठीक है। बुंदेलखंड हो गया, बागेलखंड हो गया। ठीक है। तेलंगाना रीजन हो गया।
ये सारे स्टेट्स में आपको ये सारे प्लेसेस पर आपको ड्रॉट देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इंडिया जो है वो काफी ज्यादा वल्नरेबल है डिजास्टर को लेकर के। राइट। अच्छा, अब कौन कौन से रीजन्स हैं हमारे यहाँ, है ना, जहाँ पे मेजरली डिजास्टर्स देखे जाते हैं। हिमालयन रीजन, वहां आपको अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड देखी जाएगी। ठीक है। हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड आपको देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम जो वेस्टर्न घाट्स हैं और जो ईस्टर्न घाट्स हैं, है ना, मेजरली आपका वेस्टर्न घाट्स में आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी। हालांकि कम रहता है लेकिन फिर भी रहता है। ठीक है। अब ये लैंडस्लाइड का रीजन जो है वो जरूरी नहीं है कि नेचुरल हो। जैसे इस बारी जो लैंडस्लाइड आई थी केरला में, दैट वाज एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है। इलीगल कंस्ट्रक्शन के कारण, इलीगल एक्टिविटीज के कारण वहां पर लैंडस्लाइड आई थी केरला में। राइट। नेक्स्ट है आपका प्लेन एरियाज में आपको फ्लड देखने को मिलेगा। डेजर्ट एरिया में आपको ड्रॉट एंड famine देखने को मिलेगा। और कोस्टल रीजन में आपको साइक्लोन और स्टॉर्म देखने को मिलेगा। तो इंडिया का जो मोस्ट हर रीजन है वहां पर आपको अलग अलग डिजास्टर देखने को मिलेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये हमने बात करी क्या कि डिजास्टर को इंडिया कितना वल्नरेबल है, डिजास्टर को किस तरीके से हम रोक सकते हैं। ठीक है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट हजार्ड की बात करते हैं। ठीक है। पहले हम बात करते हैं अर्थक्वेक की। हालांकि ये पढ़ा होगा आपने ज्योग्राफी में, बट फिर भी मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। अर्थक्वेक होता क्या है, देखिए। जब भी दो प्लेट्स जब भी दो प्लेट्स टकराती है ना, तब अर्थक्वेक आता है। या फिर जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, तब अर्थक्वेक आता है। दैट मीन्स कि बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी आपको रेगुलरली अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, है ना। बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। और इंडिया में जो है स्पेशली हिमालयन बेल्ट में आपको अर्थक्वेक बहुत ही लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगा, है ना। हिमालयन बेल्ट में क्यों? क्योंकि हिमालय का फॉर्मेशन आपने कैसे देखा था, होता था एशिया, सॉरी यूरेशिया और इंडो ऑस्ट्रेलिया की प्लेट जब टकरा रही थी, राइट, इंडो ऑस्ट्रेलिया की प्लेट का कोलिजन हुआ यूरेशिया की प्लेट से, राइट, और थ्रस्टिंग हुई। थ्रस्टिंग के कारण जो है यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, राइट। साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि ये थ्रस्टिंग जो है वो आज भी हो रही है, और आज भी इंडो ऑस्ट्रेलिया की प्लेट यूरेशिया की प्लेट की तरफ बढ़ रही है। ठीक है। तो बिकॉज यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो रही हैं, है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हिमालय की हाइट भी बढ़ रही है। प्लस यहाँ पर आपको अर्थक्वेक बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो अर्थक्वेक बेसिकली कैसे आता है, आपको याद होगा, ये आपकी प्लेट प्लेट में क्रैक डेवलप हुआ, है ना। तो अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ एक पॉइंट है आपका फोकस, जहां से जहां से क्या हो रहा है, अर्थक्वेक का ओरिजिन हो रहा है ना। वो वेव्स जो है वो सरफेस पर पहुंच रही हैं। ठीक है। वो वेव्स सरफेस पर पहुंच रही हैं। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। राइट। और अब ये वेव्स, जब फोकस से वेव्स बाहर निकलती हैं, तो ये वेव्स दो टाइप की होती हैं, पी और एस वेव्स। ठीक है। और जब ये सरफेस पर जाती हैं तो इनका नाम क्या हो जाता है, सरफेस वेव्स। ठीक है। जब इनका नाम क्या हो जाता है, सरफेस वेव्स। राइट। और ये सरफेस वेव्स के कारण ही आपको अर्थक्वेक में ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। राइट। अर्थक्वेक में जो भी डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है, वो इसी कारण देखने को मिलता है, सरफेस वेव्स के कारण। ठीक है। राइट। अच्छा, अब अर्थक्वेक से इंडिया कितना ज्यादा वल्नरेबल है वो हम थोड़ा देखते हैं। अर्थक्वेक मैंने आपको बताया कि जो हिमालयन बेल्ट है हमारा, है ना, जो भी हिमालयन रीजन है हमारा, राइट, जो भी जिन जिन भी स्टेट्स में हिमालय है, जैसे कि आपका JNK, राइट, यूटी आपका लद्दाख,
है ना, उत्तराखंड, हिमाचल, ठीक है, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, वेस्ट बंगाल, है ना। इन स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा कि आपको फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक देखने को इन स्टेट्स में आपको मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अर्थक्वेक के केस में क्या किया गया था, फिर मैपिंग की गई कि किन किन जगहों पर अर्थक्वेक जो है वो ज्यादा आ सकता है। अब अर्थक्वेक ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमालयन बेल्ट में ही आएगा। कई बार देखा गया है कि जो हमारा साउथ का रीजन है ना, वहां पे भी अर्थक्वेक आपको देखने को मिल रहा है। यानी जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, वहां पर भी आपको अर्थक्वेक देखने को मिला, ठीक है। जैसे भुज अर्थक्वेक आपने सुना होगा, आपने लातूर अर्थक्वेक सुना होगा, राइट। तो यहाँ पे भी आपको अर्थक्वेक देखने को मिला, ठीक है। हालांकि कोई खास रीजन अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं किए गए हैं। भुज में ये कहा गया था कि यहाँ वहां पर जो अर्थक्वेक आया था भुज में, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के कारण आया था, है ना। बट लातूर में अर्थक्वेक का एग्जैक्ट रीजन डिस्कवर नहीं किया गया है, क्योंकि जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो काफी स्टेबल है ना। लेकिन प्लेट्यू जो है वो काफी स्टेबल है, तो वहां पे एग्जैक्टली क्या रीजन रहा होगा अर्थक्वेक का, वो अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया, ठीक है। आप ये मैप देख सकते हैं, है ना। इस मैप को देख के आप समझ सकते हैं कि इंडिया में जो है कौन कौन से जगहों पर ज्यादा अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप ये देखिए, इन जगहों पर आपका अर्थक्वेक बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा, राइट। पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन और गुजरात का रीजन, ठीक है। तो इस तरीके से ना अर्थक्वेक की मैपिंग की गई है कि कौन सी जगह पर अर्थक्वेक ज्यादा आएगा, कौन सी जगह पर अर्थक्वेक कम आएगा। तो एक मैपिंग के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने जो है वो जोन डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ ये गवर्नमेंट ने 4 जोन डिक्लेयर कर दिए हैं कि कौन सा जोन जो है वो बहुत ज्यादा हाईली प्रोन है अर्थक्वेक के लिए, राइट। जोन डिक्लेयर करने के बाद गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए हैं, राइट। जैसे कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू स्ट्रक्चर। इसका मतलब कोई भी अगर नया इंफ्रास्ट्रक्चर अब से बनाया जाएगा, तो उसको जो है उसमें जो भी मटेरियल लगेंगे वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल होंगे, ठीक है। सेकेंड है आपका सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग एंड रेट्रोफिटिंग, राइट। तो जो भी इस वक्त के जो भी आपके प्रायोरिटी स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका पार्लियामेंट है, आपका विधानसभा है ना, तो जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो भी जो भी आपका जो भी ऐसे प्लेसेस हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के प्लेसेस हैं, उन प्लेसेस को वहां पर क्या किया जाएगा, सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग की जाएगी, ताकि वहां पर अर्थक्वेक ना आए। सिस्मिक स्ट्रेंथनिंग का मतलब कि वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ ऐसे आप कह सकते हैं कि जैसे चीजें डाली जाएंगी, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स डाले जाएंगे ताकि वो जो पूरा का पूरा प्लेस है वो स्ट्रेंथन रहे, राइट। और सिस्मिक एक्टिविटी से वो बचा रहे, ठीक है। रेट्रोफिट किया जाएगा जो भी एग्जिस्टिंग प्रायोरिटी स्ट्रक्चर है। एक नेशनल बिल्डिंग कोड लेके आई थी गवर्नमेंट। नेशनल बिल्डिंग कोड में गवर्नमेंट ने बोला, पहले तो इस कोड में बोला गया था कि अब से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी घर बनाए जाएंगे, उसमें उसको जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट सारे ऑब्जेक्ट्स उसमें यूज किए जाएंगे, सारे मटेरियल यूज किए जाएंगे। बट अब गवर्नमेंट बोल रही है कि अब रेट्रोफिटिंग भी की जाएगी, यानी कि जो पुराने स्ट्रक्चर्स भी हैं उसमें भी आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो भी मटेरियल्स हैं आप उसको रिप्लेस करके अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल आप उसमें लगवाइए, ठीक है। अच्छा, फिर होम मिनिस्ट्री ने एक जो है एक एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया था, ताकि वो टाउन और कंट्री प्लानिंग जो है वो बता सके रेजिस्टेंट के लिए, अर्थक्वेक से बचाने के लिए एक सेपरेट टाउन प्लानिंग की जा सके। इसके लिए होम मिनिस्ट्री ने एक एक्सपर्ट लेवल का एक कमिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया था। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट जो है वो कैपेसिटी डेवलपमेंट का भी काम कर रही है, एजुकेशन दे रही है, लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, R&D कर रही है, ताकि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर किया जा सके अर्थक्वेक से, ठीक है। हालांकि इन सब चीजों के बाद भी बहुत सारी कमियां हैं। गवर्नमेंट जो भी अपने स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स जो भी गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे इश्यूज हैं। जो भी हमारे लॉज हैं, है ना, इन लॉज को अपडेट करने की जरूरत है।
ज्यादा से ज्यादा R&D करने की जरूरत है। ठीक है। रेट्रोफिटिंग की जो स्पीड है वो काफी स्लो पेस में है ये। राइट। इसको थोड़ा सा फास्ट करने की जरूरत है। राइट। कई जगह पर जो है वो डैम वगैरह की वजह से भी काफी सारे अर्थक्वेक आते हैं। वो प्रॉपर जो है मैपिंग की जरूरत है। गवर्नमेंट के पास हर जगह का प्रॉपर डेटा नहीं है ना। प्रॉपर जो मैपिंग है वही नहीं की गई है बहुत सारी जगहों पर। और अगर मैपिंग की भी गई है तो कंस्ट्रक्शन से पहले इलीगल एक्टिविटीज जैसे होती हैं, है ना। तो कंस्ट्रक्शन के पहले क्या होता है कि लोग जो है वो गवर्नमेंट को बिना पेपर दिखाए ही कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। राइट। तो पर्टिकुलर जो कंस्ट्रक्शन है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल वहां पर यूज हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीजें भी गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर चेक नहीं करती है। ठीक है। इसके अलावा आपका जो नॉर्मल से कॉज है जैसे कि आपका डिफोरेस्टेशन हो गया। राइट। फिर आपका गवर्नमेंट जो है वो अवेयर नहीं कर रही है लोगों को। अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। तो ये सारी चीजें जो हैं आप कह सकते हैं कि एक कमी है ना। और ये सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। राइट। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो फ्लड है ना। अर्थक्वेक पे जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आया था क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में, हालांकि कल मैं वापस से एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। आपको मैं आज ब्रीफली बता देती हूँ। अर्थक्वेक पे जो क्वेश्चन आया था कि पिछले कुछ सालों में जो भी अर्थक्वेक आए हैं आप उसको एक्सप्लेन करिए। एट द सेम टाइम जो भी फीचर्स हैं अर्थक्वेक के जहां पर आया था उसका रीजन बताइए और जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं वो बताइए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा फ्लड। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के हिसाब से 40 मिलियन 40 मिलियन हेक्टेयर जो हमारा एरिया है वो फ्लड प्रोन एरिया है। वहां पे फ्लड ज्यादा से ज्यादा आ सकता है। ठीक है। अच्छा, जैसे कि कौन कौन से रिवर बैंक्स हैं, कौन कौन सा रिवर प्लेन है जहां पर आपको फ्लड ज्यादा देखने को मिलेगा। आपने अक्सर सुना होगा आसाम जो है वो फ्लड प्रोन एरिया है। तो आपका हो गया ब्रह्मपुत्र। ठीक है। गंगा, कोसी, है ना। ये मेजर एरिया है आपके फ्लड, है ना। ये आपके मेजर फ्लड प्रोन एरिया है। ठीक है। साउथ इंडिया में भूकंप बहुत, सॉरी, साउथ इंडिया में जो है फ्लड कम ही आता है। नॉर्थ इंडिया में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। अब रीजन क्या है फ्लड आता क्यों है ना। देखिए, डिफोरेस्टेशन, जितने भी जो भी आपके ट्रीज है ना, ट्रीज के जो रूट्स हैं वो मिट्टी को पकड़े रहते हैं। तो अगर वहां पे फ्लड आता है तो जो स्पीड है वाटर की वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन के कारण ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। प्लस अनसाइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मैंने आपको कल बताया था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण किस तरीके से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में क्या हो रहा है, इरिगेशन हो रहा है और बहुत ही ज्यादा इरिगेशन हो रहा है। राइट। अनसाइंटिफिक इरिगेशन हो रहा है, वहां पर एक्सेसिव इरिगेशन हो रहा है। राइट। क्योंकि पानी फ्री है, बिजली फ्री है। राइट। एक्सेसिव इरिगेशन के कारण वहां पर क्या हो रहा है, सॉइल सैलिनाइजेशन हो रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, इसके अलावा जो सॉइल है वो खराब हो जा रहा है। राइट। अब आप इस तरीके से इरिगेशन के कारण क्या होगा, जो मिट्टी है ना, वाटर जो है वो मिट्टी को लेकर के कहाँ डिपॉजिट होगा, रिवर में अल्टीमेटली वो जाकर के डिपॉजिट होता है। राइट। और रिवर में जब ये जाकर ग्रेजुअली डिपॉजिट होता है तो रिवर रिवर का जो इम्बैंकमेंट है वो क्या होता है, रिवर का जो बेस है, रिवर बेड जो है, वहां पर अगर डिपोजिशन ज्यादा बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है कि जो रिवर है उसका क्या होगा, हाइट बढ़ेगा। राइट। और ये रिवर जो है वो फिर फ्लड बैंक पर आकर के इनंडेशन करेगी, वहां पर फिर क्या होगा, ये फ्लड हो जाएगा। ठीक है। फ्लड आने की चांसेस वहां पर बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो आपका रिवर बैंक है वहां पर बहुत ही ज्यादा इंक्रोचमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। वहां आपको इंक्रोचमेंट देखने को मिलेगा, बहुत ही सारे लोग जो है वो बिल्कुल नदी के किनारे रहते हैं। राइट। गवर्नमेंट ने जो है, जैसे आप देखेंगे ध्यान से, किसी भी आप नदर स्टेट में चले जाइए तो बिल्कुल नदी के किनारे लोग रहते हैं। जैसे बनारस, बनारस जाइए आप, बनारस में भी आपको देखने को मिलेगा कि नदी के जस्ट किनारे घर बने हुए हैं। ठीक है। तो वहां पर जनरली क्या होता है, जब नदी में बाढ़ आती है तो यहाँ के लोग जो है वो फिर उनको अपना घर छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक है।
इसके अलावा जो है वो नेचुरल ड्रेनेज जो हमारा है वो भी प्रॉपर मैनेज नहीं है, वो डिस्टर्ब हो जाता है बिकॉज ऑफ डैम। ठीक है। इसके अलावा जो हमने भी जो ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है, तो हमारा जो ड्रेनेज है वो प्रॉपर वहां पे क्लीनिंग नहीं होती है, राइट। तो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज सिस्टम की प्रॉब्लम है। ठीक है। इस वजह से आपको मेजरली फ्लड देखने को मिलेंगे, फ्लड के जो इंसिडेंट हैं वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अब फ्लड आने से क्या होगा, आसपास का जो एरिया है वो डूब जाएगा, है ना, इनंडेशन होगा, राइट। अब उसके कारण क्या होगा, इकोनॉमिक लॉस होगा, ह्यूमन लॉस होगा, है ना, लाइफ स्टॉक लॉस होगा। ठीक है। अच्छा, तो अब इसके लिए मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं, इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लिए जा सकते हैं। पहला, गवर्नमेंट जो है वो डैम बनाएगी, जैसे कि कोसी नदी के पास गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ट्राई किया कि वहां पर वो डैम बनाए, बट कोसी नदी जो है वो फ्रीक्वेंटली अपना जो है रास्ता बदल देती है, राइट। इस वजह से वहां पर जो है वो डैम बनाने का कोई फायदा नहीं है, राइट। बट बाकी सारे रिवर्स में आप डैम जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ड्रेनेज जो है वो प्रॉपरली जो है वो उसको क्लीन किया जाए। ठीक है। डिसिल्टेशन किया जाए, डैम्स का डिसिल्टेशन किया जाए। ठीक है। जो भी फ्लड वाटर हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन किया जाए, उसको वाटर को अलग अलग जगह पर उसको सैग्रीगेट किया जाए। ठीक है। तो इसके साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन की सॉरी एफॉरेस्टेशन किया जाए। ठीक है। एफॉरेस्टेशन किया जाए, राइट। तो ये सारे आप मेजर्स लेंगे तो फ्लड से खुद को बचाया जा सकता है। ये सारे मेजर्स अगर जनता लेगी, अगर गवर्नमेंट लेगी, तो जो है फ्लड से बचाया जा सकता है, राइट। इसके अलावा मैपिंग की जाए कि कौन सा रीजन जो है वो फ्लड प्रोन एरिया है। अगर प्रॉपर मैपिंग की जाएगी तो वहां पर क्या होगा, आसपास में जितने भी लोग रह रहे होंगे, है ना, उनको क्या पहले बता दिया जाएगा कि देखो भैया यहाँ पर फ्लड की सिचुएशन ज्यादा है, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जगह पर आप मत रहिए, है ना, यानी कि रिवर्स के बिल्कुल पास आप मत रहिए क्योंकि ये फ्लड प्रोन एरिया है। ठीक है। एक बार मैपिंग की जाएगी, मैपिंग से क्या हो जाएगा कि लोगों को एटलीस्ट पहले ही जानकारी रहेगी। ठीक है। फिर फ्लड प्रूफिंग की जानी चाहिए। फ्लड प्रूफिंग का मतलब क्या हो गया कि डैम बैराज बना दिए जाए वहां पर। ठीक है। तो ये सारे अगर गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, फ्लड को प्री डिजास्टरस रिस्पॉन्स प्लस पोस्ट डिजास्टरस रिस्पॉन्स, ये जो मैंने आपको अभी भी बताया सारी चीजें, दैट इज प्री डिजास्टरस रिस्पॉन्स। पोस्ट डिजास्टरस रिस्पॉन्स में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेम चीज, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रिहैब हो गया, रिकंस्ट्रक्शन हो गया, ये आपके पोस्ट डिजास्टरस रिस्पॉन्स होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लड। ठीक है। ये हो गया आपका फ्लड, तो मैंने दो डिजास्टर आपको कंप्लीट करा दिए, एक आपका हो गया अर्थक्वेक, दूसरा हो गया आपका फ्लड। ऑलराइट। नेक्स्ट है आपका लैंडस्लाइड। ऑलराइट। नेक्स्ट है आपका लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड देखिए क्या होता है, बेसिकली बेसिकली आपने देखा होगा कि जब जब कहीं भी अर्थक्वेक आता है ना, जब कभी भी कहीं पे अर्थक्वेक आता है तो उस टाइम पे वहां पर लैंडस्लाइड भी देखने को मिलता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अगर कोई जैसे हिमालयन रीजन है ना, कोई हिमालयन रीजन है, राइट, हिमालयन रीजन में अगर अर्थक्वेक आ रहा है ना, तो वहां की जो रॉक्स हैं वो क्या हो जाएंगी, लूज हो जाएगी, रॉक डेब्रीज जो है वो काफी लूज हो जाती हैं, और वो एक सिग्निफिकेंट हाइट से ग्रेजुअली वो क्या होती है, गिरना शुरू होती है। ठीक है। तो लैंडस्लाइड जो है आपको मेजरली हिमालयन रीजन में देखने को मिलेगा, और वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में भी आपको लैंडस्लाइड्स देखने को मिलेंगे। मेजरली ये देखा जाता है कि दिस इज रिलेटेड टू अर्थक्वेक, बट सदर्न रीजन में भी आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलेगी जहां पर अर्थक्वेक बहुत कम आता है। ठीक है। तो लैंडस्लाइड का मेजर रीजन क्या है आने का, वही सेम चीज है। देखिए डिजास्टर की खूबसूरत बात ये है ना कि अगर आपको, आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ रखी है, राइट, आपको बेसिक चीजें पता है ना, कि फ्लड क्या है, ड्रॉट क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है। ठीक है। अब आपने जो एक का रीजन होता है, जनरली वही सारे रीजन जैसे डिफोरेस्टेशन सबका रीजन है,
ठीक है, इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सब में आप लिख सकते हैं। तो डिजास्टर की अच्छी चीज ये है कि आप ये जो रीजंस है ना, और इसके अलावा जो भी मेजर्स है जो कि लिए लिए जाने चाहिए, वो भी आप जो है वो सब में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा दुख परेशानी नहीं होगी डिजास्टर का आंसर लिखते टाइम। हाँ, प्रोवाइडेड आपको करंट अफेयर्स अगर क्लियर है तो। राइट। अब इसके पीछे रीजन क्या है? एक आपका डिफोरेस्टेशन हो गया। ठीक है, डिफोरेस्टेशन होगा तो वहां पे जाहिर सी बात है लैंडस्लाइड आएगा। राइट। इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया। रेनफॉल हो गया, एक्सेसिव रेनफॉल। एक्सेसिव रेनफॉल, है ना। ये कुछ रीजन है आपका। इसके अलावा जो डायनेमाइट से जो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं डायनामाइट यूज करके, उसके कारण भी लैंडस्लाइड होता है। ठीक है, उसके कारण भी लैंडस्लाइड होता है। इसके अलावा आपका अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। ये सारे जो रीजंस हैं, ये हैं लैंडस्लाइड के रीजन। ठीक है, इस रीजन है लैंडस्लाइड के। आपने एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ा होगा गडगिल कमेटी की रिपोर्ट, गडगिल एंड कस्तूरी रंजन कमेटी, है ना। कस्तूरी रंजन कमेटी की आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी। इस रिपोर्ट के अनुसार इनिशियली क्या हुआ, गवर्नमेंट ने गडगिल कमेटी बनाई। ठीक है, गडगिल कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी कि बहुत सारे जो एरिया है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स का, गवर्नमेंट को उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट कर देना चाहिए। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब ये होता है कि अब इस एरिया में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इस एरिया में लिमिटेड टूरिज्म होगा, है ना। और यहाँ पे जो कंजर्वेशन है उसको प्रमोट किया जाएगा। राइट। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इस कमेटी के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया, और गवर्नमेंट ने फिर से एक और कमेटी बनाई, कस्तूरी रंजन कमेटी। ठीक है, कस्तूरी रंजन कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई, तो इस कमेटी ने भी रिपोर्ट्स दिए कि एटलीस्ट 35% जो एरिया है ना, अप्रॉक्स, इस एरिया को आप ईईजेड में जो है वो कन्वर्ट कर दीजिए। दैट मीन्स कि वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो, कुछ रीजन्स को बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर दिया जाए, है ना। कुछ रीजन्स को जो है वो बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर दिया जाए, वहां पे बिल्कुल भी कंस्ट्रक्शन ना हो। राइट। बट रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि जब केरला में लैंडस्लाइड आया, तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट अभी एक और कमेटी बनाने वाली है, क्योंकि कस्तूरी रंजन कमेटी की रिपोर्ट्स को भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपने हाउस कंस्ट्रक्शन हो गया आपका, है ना। हाउस कंस्ट्रक्शन हो गया आपका, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। ठीक है, ये सब भी कुछ रीजंस हैं जिसके कारण लैंडस्लाइड आपको अक्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगेन लैंडस्लाइड को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए, है ना। सबसे पहले सेम चीज है, गवर्नमेंट को जो है वो पर्टिकुलर एरिया को मैपिंग करनी पड़ेगी। राइट। अब मैपिंग कैसे करोगे, क्योंकि मेजरली जो लैंडस्लाइड अब आते हैं दैट इज एंथ्रोपोजेनिक इन नेचर। अब वो नेचुरल कम ही आते हैं, एंथ्रोपोजेनिक ज्यादा आते हैं, तो वो मैपिंग करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि जो भी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, जो भी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है
वहां पर एटलीस्ट जो है वो EEZ डिक्लेयर किया जाए, वहां पर जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को लिमिट किया जाए। ठीक है, लिमिटेड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, राइट। तो मैपिंग करने के बाद गवर्नमेंट अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को वहां पे लिमिट कर देगी तो ये बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड जो है यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एफॉरेस्टेशन क्योंकि जो जड़ें होती हैं पेड़ की वो मिट्टी को बांधे रखती है ना, उसके कारण भी क्या हो जाएगा, लैंडस्लाइड काफी चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे, है ना। तो मेजरली आपको लैंडस्लाइड कौन से रीजन में देखने को मिलेगा, जो रीजन अर्थक्वेक प्रोन एरिया है ना, प्लस जो आपका वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है वहां पर आपको लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एनडीएमए की गाइडलाइंस क्या है। एनडीएमए ने कहा कि सबसे पहले मैपिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, कि एरिया को क्या किया जाए, मैपिंग की जाए एरिया में, कि वहां पर जो है वो कहाँ पर लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं कहाँ पर नहीं आ रहे हैं, उसकी मैपिंग की जाए, राइट। उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, राइट, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट जो है वो रोकने की कोशिश करे। ठीक है। इसके अलावा क्योंकि लैंडस्लाइड जो है वो पहाड़ी एरिया में आता है, तो वहां पर जो है वो टेरेस फार्मिंग की जाए और वाटर का जो है वो जुडिशियस यूज किया जाए। ठीक है, जुडिशियस यूज किया जाए वाटर का। ठीक है, ऑलराइट। तो ये सारे, इसके अलावा आप जो है वो रिटेंशन डैम बना सकते हैं ना, ताकि पानी जो है वो पहाड़ों से सीधा नीचे ना गिर के आए, नेचुरल बैरियर भी क्रिएट किया जा सकता है, राइट। ये सारी चीजें जो है वो एनडीएमए की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सारी चीजें दी हुई है कि ये सारी चीजें हमें जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, लैंडस्लाइड जो है वो काफी हद तक प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और जो भी इकोनॉमिक लॉसेस हैं, है ना, इकोनॉमिक लॉसेस से बचाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो डिजास्टर है, दैट इज योर क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट आप उत्तराखंड में खूब सुनते होंगे, क्लाउड बर्स्ट। तो ये क्लाउड बर्स्ट पे क्वेश्चन बिल्कुल ना के बराबर आता है, बट क्योंकि अगर ये न्यूज में होगा तो कोई भी डिजास्टर जो है वो तभी पूछा जाएगा जब वो न्यूज में होगा। अक्सर करके साल 2 साल का गैप लेके चलिएगा। अगर आप जैसे 24 में एग्जाम दे रहे हैं, सॉरी, अगर आप 25 में एग्जाम दे रहे हैं, है ना, 26 में एग्जाम दे रहे हैं, राइट, तो 25 और 26 का जो भी डिजास्टर होगा वो डिजास्टर आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, जनरली वो न्यूज से ही पूछते हैं। ऐसा नहीं कि बेवजह अर्थक्वेक पूछ लिया उठा करके, बेवजह ड्रॉट पूछ लिया उठा करके, ऐसा नहीं। राइट। अच्छा, अब क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, कहीं पे अगर हैवी रेनफॉल हो जाती है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं बादल फटना, है ना। कहीं पे अगर हैवी रेनफॉल हो जा रहा है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट, राइट। झट एक ही आप बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड में अगर हैवी रेनफॉल हो जाता है, राइट, तो हम उसको बोलते हैं कि वहां पर क्या हुआ, क्लाउड बर्स्ट हुआ। जैसे आपने सुना होगा उत्तराखंड में जो 2013 में जो केदारनाथ वाला जो इंसिडेंट हुआ था, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ क्लाउड बर्स्ट। ठीक है। एट द सेम टाइम आपने पिछले साल एक सिक्किम में ग्लेशियल ग्लॉफ सुना होगा, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लॉफ। इसका रीजन भी क्या था, बेसिकली इसमें क्या होता है ग्लॉफ में, मैं आपको ये बता दूं ग्लॉफ के साथ साथ, कि जैसे ये आपका माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, यहाँ पर जो है वो ग्लेशियल लेक्स होती हैं। ग्लेशियल लेक क्या होती है, ग्लेशियर्स जब मेल्ट होते हैं, है ना, ग्लेशियर जब मेल्ट होते हैं तो उनका पानी जो है वो कहीं कहीं पे इकट्ठा होने लगता है, राइट। उसको हम वो ग्लेशियर लेक का फॉर्मेशन होता है वहां पर। अब वो जो ग्लेशियर लेक होता है वो इट इज बाउंडेड बाई नेचुरल डैम, नेचुरल डेब्रीज। ठीक है, तो जो ईंट पत्थर हो गए, आपके छोटे छोटे प्लांट्स हो गए,
उसकी हेल्प से ये जो है वो बंधा हुआ रहता है, राइट। तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है कि जब ग्लेशियर्स जो है बहुत ज्यादा मेल्ट होने लगती हैं, राइट। अब जब ग्लेशियर मेल्ट होगा तो ग्लेशियर लेक का जो वाटर है, ग्लेशियर लेक का जो वाटर है वो एक्सीड होगा, राइट। जब ये वाटर कैपेसिटी से ज्यादा, इस लेक में जब पानी इसकी वाटर कैपेसिटी से ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या होगा, जो नेचुरल डैम है ये टूट जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो ये जो लेक है वो बहुत ही फास्ट, बहुत ही स्पीड के साथ जो है वो प्लेन एरिया में जाता है, वैली में जाता है, और वहां पे डिस्ट्रक्शन होता है, राइट। दिस दिस इज एग्जांपल ऑफ ग्लोब, ये सिक्किम में आया था पिछले साल, ठीक है। तो ये आपके कुछ और डिजास्टर हो गए, जैसे कि आपका क्लाउड बर्स्ट हो गया, जैसे कि आपका क्लॉफ हो गया, ठीक है। तो क्लाउड बर्स्ट मेजरली आपको देखने को मिलेगा कि जो रीजन आपका माउंटेनियस रीजन है, आपको वहां पर क्लाउड बर्स्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि जहां पर डैम है वहां पर आपको क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां पर डैम है वहां पर कंसिस्टेंट इवेपोरेशन के कारण जो है वो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और क्योंकि कंसिस्टेंट इवेपोरेशन हो रही है तो क्लाउड की जो साइज है वो काफी बड़ी हो जाएगी। जब क्लाउड की साइज बड़ी हो जाएगी और यहाँ पे माउंटेनियस रीजन है, राइट, तो एयर के कारण ये जो क्लाउड है वो पुश होगा, राइट, और माउंटेन्स का जो हिल टॉप है वहां पर पहुंचेगा, ठीक है। और वहां से क्या होगा, एक साथ ही प्रेसिपिटेशन होगा, ठीक है। तो माउंटेन के बिल्कुल एक साइड में हैवी प्रेसिपिटेशन होगा, राइट, बहुत ही शॉर्टर ड्यूरेशन में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट इज रिलेटेड टू ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल, तो ऐसा बिल्कुल चांसेस हैं कि ओरोग्राफिक रेनफॉल के टाइम पे क्या होता है कि माउंटेन का जो एक साइड है दैट इज रेन फेड एरिया, और माउंटेन का जो दूसरा साइड है दैट इज रेन डेफिसिट एरिया, ठीक है। तो अगर ये रेनफॉल जो है वो लगभग जो है अगर 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा पर आवर होता है तो वहां पर आपको क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये है आपका क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट हो गया, ग्लॉफ हो गया। तो दीज वर योर बेसिक डिजास्टर्स, ठीक है। अब इंडिया में रिस्क कितना है क्लाउड बर्स्ट का, इंडिया में रिस्क कितना है ग्लॉफ का। ग्लॉफ जो है वो मेजरली नेचुरली काफी कम देखने को मिलता है, मैं दोनों साथ में लेकर चल रही हूँ। ग्लॉफ मेजरली काफी कम देखने को मिलता है, इसके पीछे रीजन ये है कि अक्सर करके आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो वाटर क्वांटिटी है ना, ग्लेशियर की, ग्लेशियर का जो कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो कम हो जाता है। क्यों कम होगा, क्योंकि ये जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। जब ग्लेशियर्स क्यों मेल्ट होंगे, बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, राइट। अब क्योंकि ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं तो मेजर जो रीजन माना जाता है वो क्लाइमेट चेंज को माना जाता है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के कारण, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट में भी मेजरली जो है ये भी नेचुरल कमी होता है, एंथ्रोपोजेनिक रीजन जो है वो ज्यादा जिम्मेदार है, एंथ्रोपोजेनिक रीजन जो है वो ज्यादा जिम्मेदार है इसके पीछे, ठीक है। बिकॉज कुछ रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि डैम कंस्ट्रक्शन के कारण और जो लार्ज डैम्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन के कारण क्लाउड बर्स्ट की जो एक्टिविटीज है वो ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट की जो एक्टिविटीज है वो ज्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, मुंबई में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप एग्जाम में लिखोगे, राइट। जब भी आप पेपर देंगे तो आप जो है वो एक एग्जाम, कुछ दो चार एग्जाम्पल आपको जरूर से याद रखने, राइट। अच्छा, अब अगेन मिटिगेशन कैसे होगा, एनडीएम की गाइडलाइंस क्या क्या है क्लाउड बर्स्ट के लिए या फिर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए। गवर्नमेंट मेजरली जो है ऐसा कर सकते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका जा सकता है ना, क्लाउड बर्स्ट और ग्लोव को प्रिवेंट करने के लिए। एट द सेम टाइम क्लाइमेट चेंज कंटेन करने के लिए एफर्ट्स किए जा सकते हैं, एफॉरेस्टेशन किया जा सकता है,
रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाई जा सकती है, फॉसिल फ्यूल का यूज कम किया जा सकता है ना, अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, लोग जो है वो बहुत ज्यादा विजिलेंट हो सकते हैं जो उस रीजन में रह रहे हो, मैपिंग की जानी चाहिए जिन रीजन्स में चांसेस ज्यादा हैं क्लाउड बर्स्ट के और ग्लॉफ के। ठीक है, ये सारे जो आप इसमें मिटिगेशन मेजर्स में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। मिटिगेशन में आप क्या क्या लिख सकते हैं क्लाउड बर्स्ट का, मैं यहाँ लिख देती हूँ। सबसे पहले गवर्नमेंट जो है वो मैपिंग कर सकती है, राइट, इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका जा सकता है ना, गवर्नमेंट जो है वो नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स ले सकती है, राइट, एफॉरेस्टेशन, ठीक है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल, ठीक है, और यू कैन से कि इंक्रीजिंग द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो पब्लिक है वो ज्यादा से ज्यादा विजिलेंट हो सकती है जिस भी एरिया में वो रह रहे हैं, है ना। तो इसके अलावा जो भी कोऑर्डिनेशन है among the stakeholders, मतलब गवर्नमेंट, सिटीजन, स्टेट गवर्नमेंट, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, ये सारे जो मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट ले सकती है मिटिगेशन के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अर्थक्वेक के ऊपर। डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक related hazard. Give example including the salient feature of major disaster caused by earthquake in different part of India during last 3 decades. Right? अब क्वेश्चन देखिए कितने पार्ट में है। क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन को पहले आप 2 बारी पढ़ेंगे, क्वेश्चन को आप पढ़िए 2 बारी, है ना, रीड इट ट्वाइस। ये कितने पार्ट्स हैं। डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक रिलेटेड हजार्ड, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड, गिव एग्जांपल इंक्लूडिंग, give example, this is second part, including salient feature of major disaster caused by earthquake, this is third part, in different part of India during the last 3 decades, right। तो 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। तो पहले जो इंडिया की वल्नरेबिलिटी है वो डिस्कस करेंगे, जो हमने मैप देखा अभी इंडिया का, है ना, कि कौन कौन सा जो रीजन है, ये मैप आप जो है वो ड्रॉ करेंगे, इसमें शो करेंगे कि कौन सा जोन जो है वो ज्यादा एक्टिव है, कौन सा जोन जो है वो लीस्ट एक्टिव है, वो आप ये शो करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप स्टेट्स का नाम लिखेंगे, कौन कौन सी जगह पर ज्यादा जो है वो कौन कौन से स्टेट्स ज्यादा वल्नरेबल है अर्थक्वेक के लिए, राइट। फिर आप एग्जांपल देंगे जो भी लास्ट 3 डिकेड्स में जहां कहीं भी अर्थक्वेक आया होगा, जैसे लातूर हो गया, भुज हो गया, है ना, उत्तराखंड हो गया, राइट। तो आप हर जगह का आप एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेलिएंट फीचर लिखेंगे, सेलिएंट फीचर यानी कि वहां पर अर्थक्वेक आने के जो जो रीजन्स थे आप वो लिखेंगे, अर्थक्वेक आने के कारण जो जो वहां पे घटनाएं हुई आप वो लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब आप कंक्लूजन लिखेंगे तो गवर्नमेंट किस तरीके से एफर्ट्स कर रही है उसको आप 2-3 लाइन में लिख करके पॉजिटिव नोट के साथ इसको एंड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर को अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, तो ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और डिजास्टर देखेंगे
और उसके बाद जो है जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।